हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो सीटेट 2023 की तैयारी करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें हम जो एनसीईआरटी से डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे जो प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए ईवीएस के इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार मौर्य। आप देख रहे हैं माया देवी क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। इसका मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सत्य होंगे, जो सत्य नहीं है उस ऑप्शन को हमको चूज करना है। तो चलिए पहला ऑप्शन है कि हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि हाथी अपनी पूंछ का इस्तेमाल खुद को ठंडा रखने के लिए करती हैं। तो ये गलत है। हाथी पूंछ का नहीं बल्कि अपने कानों का इस्तेमाल जो है खुद को ठंडा रखने के लिए करती हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत है और ये गलत है। तो यही हमारा उत्तर होगा। अगला है कि हाथी दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये भी सही है। अगला है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और टहनियों को खा जाता है। तो ये भी सही है। इसको अभी हम एनसीईआरटी के से हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिए, उसके माध्यम से समझेंगे। तो हमारा उत्तर जो है ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी। हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये डी वाला होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। देखिए इसमें हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है कि हाथी के बारे में, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और टहनियों को खा जाता है। अगला, हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। अगला बिंदु है कि हाथी को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। तो वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। अगला है कि भारत में हाथियों पर वर्तमान डेटा के बारे में हमने लिया हुआ है कि 2017 में हुई आखिरी गिनती के मुताबिक भारत में 29,964 हाथी थे, जो कि 2012 के अनुसार 2012 में 29,576 थे। हाथियों के औसत में मामूली वृद्धि हुई है। 576 थे और 964 हो गए। तो मामूली वृद्धि हुई है। और हाथी के बारे में अगला बिंदु है कि 3 महीने में हाथी का वजन, 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन 200 ग्राम तक होता है। 200 किलोग्राम तक होता है, यहाँ पे किलोग्राम होना चाहिए, 200 किलोग्राम तक होता है। हाथियों के झुंड के सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथिनी लेती है। आगे हमने इसके हाथियों के बारे में जो है एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो इसमें है कि एक चैप्टर है एनसीईआरटी में नंदू हाथी नाम से। उसमें जो हाथी के बारे में जानकारी दी गई है वह है कि एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तों और झाड़ियों को जो है खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, जिससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। कीचड़ और पानी से खेलना। वैसे उनके कान देखिए, उसमें जो है पूछ दिया था, पर क्वेश्चन में जो पूछ दिया था, लेकिन एनसीईआरटी में जो कान के बारे में लिखा हुआ है कि कान पंखे की तरह होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं, ना कि पूंछ हिला के। और अगला बिंदु हमने एनसीईआरटी से लिया है। इसमें हाथी के बारे में लिखा हुआ कि तुमने पढ़ा नंदू हाथी नाम से चैप्टर ही है। नंदू हाथी नाम से चैप्टर ही है, तो इसलिए नंदू के हाथी के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं, ना कि बड़ा हाथी। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड का नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां होती है। ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन बना के एनसीईआरटी सीबीएसई का जो पेपर होता है सीटेट का, उसमें इस टॉपिक पे, इस बिंदु पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आगे के हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं। जो मेल हाथी होते हैं 14 से 15 साल के बाद, जब 14-15 साल के हो जाते हैं तो वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। अगला बिंदु हमने लिया है कि क्या आप जानते हो, मतलब हाथी के बारे में ये दिया है कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की, मतलब अपने हाथियों की जो है मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। मतलब वो एक कम्युनिटी में रहते हैं और वे सहयोगात्मक व्यवहार करते हैं एक दूसरों के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि एक पिता के छोटे भाई को हम मलयालम में क्या कहते हैं। पिता के छोटे भाई की बात कर रहा है, तो पिता के छोटे भाई को जो है क्या कहते हैं, पिता के छोटे भाई को चितप्पन कहते हैं। बाकी और जो आगे दिया हुआ है इसको हमने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि मलयालम में क्या क्या कहते हैं अपने रिश्तेदारों को। तो पहले मलयालम भाषा के बारे में जान लेते हैं। मलयालम को केरल राज्य और लक्षद्वीप, केरल और लक्षद्वीप और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है मलयालम को। यह भाषाओं के द्रविड़ परिवार से संबंधित है। किस परिवार से? द्रविड़ परिवार से संबंधित है और लगभग 38 मिलियन, एक बहुत बड़ी संख्या होगी, 38 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। आगे हमने इसी भाषा के बारे में लिया है कि जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको मलयालम में क्या बोलते हैं, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला तो ये हो गया, क्योंकि यही क्वेश्चन में था कि पिता के छोटे भाई को चितप्पन कहते हैं, इसको हमने सही भी किया था। आगे है कि माँ को क्या कहते हैं, तो माँ को मलयालम भाषा में अम्मा बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं। पिता को अचन बोलते हैं, पिता को अचन बोलते हैं। और भाई को सहेधरण बोलते हैं। और बड़ा भाई को बोलते हैं चेतह बोलते हैं। छोटा भाई को उनियन बोलते हैं। और बहन को सहोदरी बोलते हैं। और बड़ी बहन को चेची बोलते हैं। छोटी बहन को अनितेते बोलते हैं। और पिता के छोटे भाई की पत्नी को, जो कुजम्मा ऑप्शन में दिया गया था, तो पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुजम्मा बोलते हैं। और आंट यानी चाची को अम्माई बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी के नर और मादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो नर और मादा जो है बुलबुल, बुलबुल से, इसमें ऑप्शन बुलबुल सही होगा। दूसरा ये ऑप्शन जो गलत हो गया है, तो बाकी जो बुलबुल ऑप्शन ही सही होगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस औषधीय पौधे का नाम बताइए जिसके तने का उपयोग गले की खराश के लिए किया जाता है। तो गले की खराश दूर करने हम लोग आमतौर पे मुलेठी का यूज करते हैं, तो इसमें मुलेठी ऑप्शन ही सही राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि यदि कोई नक्शा आपके सामने है तो दक्षिण दिशा दिखाई जाती है। तो यदि कोई नक्शा मतलब पेपर पे हम लोग देखते हैं तो किस दिशा में दक्षिण दिशा होगी, उसी की बात कर रहा है। तो मानचित्र के शीर्ष पे, मानचित्र अगर हम लोग जो किसी कॉपी पे नक्शे को इस तरह से देखते हैं, ऊपर जो है नॉर्थ होता है हमारा, और इस साइड में ईस्ट होता है, और इस साइड में वेस्ट होता है, और इधर जो साउथ होता है। तो ये साउथ की बात कर रहा है, दक्षिण दिशा की बात कर रहा है। तो नीचे पेपर के नीचे मानचित्र के निचले भाग को जो है साउथ मानते हैं, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन तो राइट आंसर होता है। आगे चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब मधुमक्खियों एक समूह को पराग का पता चलता है तो वह नृत्य के माध्यम से अन्य मधुमक्खियों को उसके स्थान, मात्रा आदि के बारे में सूचित करती हैं। अपने अपने कई प्रकार के अपने शारीरिक ढंग से जो है दिखावा करके एक दूसरे को सूचित करती हैं। तो भोजन या स्थान के बारे में चींटियां, ये मधुमक्खियों के बारे में पहले दिया है, इसके बाद चींटियों के बारे में पूछ रहा है कि भोजन या स्थान के बारे में चींटियां जो है अपने साथियों को कैसे संवाद करती हैं, इस प्रकार से अपने साथियों को बताती हैं कि उस जगह पे जो है भोजन उपस्थित है। तो पहला ऑप्शन है कि नाचने से, तो नाचने से जो है मधुमक्खियां बताती हैं, ना कि चींटियां। अगला ऑप्शन भनभनाहट से, तो चींटियां थोड़ी भनभनाती हैं, मधुमक्खियां भनभनाती हैं, भनभनाहट के हिसाब से वो अपने साथियों को सूचित करती हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अगला है एंटीना द्वारा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि चींटियों के जो है एंटीना होता ही है, तो वो एंटीना द्वारा ही सूचित करती हैं अपने साथी चींटियों को भोजन के बारे में। अगला है कि गंध से, तो गंध से जो है ये गलत है, क्योंकि ये गंध के द्वारा जो है चींटियां नहीं बल्कि मधुमक्खियां अपने साथियों को सूचित करती हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले चींटियों के बारे में कुछ जानकारी हमने लिया एनसीईआरटी से, तो उसको देख लेते हैं कि चींटियां सामाजिक कीट है। चींटियां क्या है? सामाजिक कीट है। चींटियां ज्यादातर गर्म जलवायु में पाई जाती हैं, ना कि ठंडे जलवायु में, गर्म जलवायु में पाई जाती हैं। चींटियां का सबसे आम रंग लाल, पीला, भूरा और काला होता है। अगला अगला बिंदु है चींटियां सामाजिक कीट है, क्योंकि वे बड़ी कॉलोनियों में या समूहों में रहती हैं, जिसमें रानी नेता होती है। कौन सी? रानी जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों की नेता होती है, लीडर होती है, और कार्यकर्ता अपने घर की रक्षा करते हैं। रानी चींटी कॉलोनी की संस्थापक और नेता दोनों होती है। उसका
प्राथमिक कार्य जो है हजारों अंडे देकर कॉलोनियों में निवास करना है। भोजन की तलाश में केवल कार्यकर्ता चींटियां जाती हैं, ना कि रानी चींटी। तो चलिए अगला बिंदु देखते हैं कि चींटियों की अलग अलग जातियां होती हैं। दो चींटियों के समूह होते हैं जो एक निश्चित कार्य को पूरा करते हैं। इनका अलग अलग कार्य का बंटवारा होता है। चींटियां आमतौर पर एक ही पंक्ति में चलती हैं। इसको तो हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं। चींटियां जब चलती है तो जमीन पर गंध छोड़ती हैं। अन्य चींटियां रास्ता खोजने के लिए गंध का अनुसरण करती हैं। आगे चींटियां सामूहिक जीव हैं, वो एक कम्युनिटी में रहती हैं। आगे है चींटियां आश्चर्यजनक रूप से मजबूत होती हैं। वे अपने शरीर के वजन से 10 से 50 गुना के बीच में वहन करने की क्षमता रखती हैं। आगे इनके कार्य का बंटवारा, कौन सी चींटी कौन सा कार्य करती है, इसको दिया। अंडे देने का कार्य जो है रानी चींटी का होता है। अंडे की देखभाल करने का कार्य जो है श्रमिक चींटी का होता है। अब कॉलोनी की देखभाल करना और अंडे को दुश्मनों से बचाने का कार्य जो है सैनिक चींटियों का होता है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस समुद्र का नाम बताइए जिस पर सब कुछ तैरता है। तो ये पहला ऑप्शन है मृत सागर, जो कि यही ऑप्शन सही है। आगे है अरब सागर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लाल सागर, और इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि जब पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी ले लेते हैं कि मृत सागर के बारे में। मृत सागर इजराइल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये सागर इजराइल में स्थित है। इसे पृथ्वी का सबसे अधिक खारे पानी के रूप में जाना जाता है। पानी में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इसका घनत्व जो है अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये वहाँ पे अगर किसी को डाल दिया जाए उसमें, या वहाँ पे मछलियाँ भी नहीं रह सकती क्योंकि वो पानी में डूबते ही नहीं। उनका घनत्व बहुत अधिक होता है। कहते हैं कि मनुष्य मृत सागर में नहीं डूबते, वे तैरते रहेंगे। मृत सागर इसलिए उसको मृत सागर कहा जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक खारे पानी की वजह से जीवित कोई वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता, मछलियाँ भी वहाँ पे जीवित नहीं रह सकती। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार 2009 मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है निरक्षरता का उन्मूलन। अगला है कि सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा, सभी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। अगला 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है, बाकी के सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए इसके अगला देखते हैं। तो अगला हमने जो है इस उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग लिया हुआ है कि भारत की संसद का शिक्षा का अधिकार जो आरटीई मतलब राइट शिक्षा का अधिकार जो है राइट टू एजुकेशन, आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। तो शिक्षा का अधिकार 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को जो है ये लागू किया गया है। ये डेट याद रख लीजिएगा, 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इसके प्रावधान जो है प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम मानदंडों प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम मानदंडों को निर्दिष्ट करने वाले 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है। के कारण इस अधिनियम को बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में यही था, इसलिए यही राइट आंसर होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नाग गुम्फन गुजरात और दक्षिण भारत में दीवार चित्रों से संबंधित नाग गुम्फन क्या है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सांप की खाल से प्राप्त एक प्रकार की सामग्री। तो ये गलत होता है। अगला एक प्रकार की डिजाइन, ये सही है, ये राइट आंसर हमारा, क्योंकि नाग गुम्फन एक कलबेलिया जाति होती है जो कि राजस्थान में होती है। तो वो लोग इसी प्रकार की डिजाइन को बनाते हैं। अगला रंगोली का दूसरा नाम, तो ये भी गलत है और ये डी वाला ऑप्शन भी गलत है, गुजरात की एक जनजाति जो कि गलत है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को नाग गुम्फन के बारे में कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं कि नाग गुम्फन एक प्रकार की कला है, डिजाइन है। इसमें प्रतिरूप बनाने के लिए सांप या सांपों की विभिन्न शैलियों का चित्रण किया जाता है। अगला बिंदु है इसका उपयोग गुजरात और दक्षिण भारत के सौराष्ट्र क्षेत्र में पेंटिंग बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह की डिजाइनों का उपयोग रंगोली, कढ़ाई और दीवार की सजावट के रूप में किया जाता है। कालबेलिया जनजाति इस कला का अभ्यास करती है। कालबेलिया जनजाति के बारे में जान लेते हैं। कालबेलिया जनजाति जो है भारत के पश्चिमी भाग की एक जनजाति है और उसमें कालबेलिया नृत्य के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है।
इस नृत्य में सांप जैसी लचीली हरकतें नागिन बन नागिन की तरह लचीली हरकतें शामिल हैं। ये लोग पारंपरिक रूप से सपेरे होते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम के पड़ोसी राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग देख लेते हैं मैप पे कि मिजोरम के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए ये जो मैप दिख रहा है, ये पहली बात तो इसकी भारत में स्थिति जो है यहाँ पे है, जो छोटे से मैप में हमने दिखाया हुआ है। आगे है कि इसके पड़ोसी राज्य के बारे में बात करें तो पहली बात तो ये बांग्लादेश एक देश आ जाता है, जो कि इसमें नहीं, जो कि राज्य नहीं है बल्कि देश है। आगे त्रिपुरा है, असम है और मणिपुर, इसके जो है पड़ोसी राज्य हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा हमारा राइट आंसर होता है कि त्रिपुरा, असम और मणिपुर। ये जो है हमारा बी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है। तो हमारा जो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होता है। बाकी और सब मैथ के हिसाब से सही नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि बॉम्बे हाई को किस नाम से जाना जाता है। तो बॉम्बे हाई को जो पेट्रोलियम, बॉम्बे हाई में जो पेट्रोलियम का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जानवरों में कौन सा समूह सर्वाहारी के समूह से संबंधित है। तो बाघ, इसमें पहले ऑप्शन में है बाघ, शेर, आदमी। तो इसमें आदमी तो सर्वाहारी है, लेकिन बाघ और शेर जो है मांसाहारी है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत होता है। अगला है बिल्ली, कुत्ता, आदमी। तो बिल्ली भी सर्वाहारी होता है, कुत्ता भी सर्वाहारी है, आदमी भी सर्वाहारी होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होता है। इसमें देखिए बाघ दिया है जो कि मांसाहारी होता है, और इसमें खरगोश, डी ऑप्शन में खरगोश दे दिया है जो कि शाकाहारी होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। मलेरिया को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो पहला बिंदु जो है कि अगर कहीं पानी जमा हो तो मिट्टी के तेल का छिड़काव करते हैं। तो ये तो सही हो गया। आगे देखते हैं, गड्ढों को मिट्टी से भरिए, ये भी सही है। अगला है कि घर के आसपास पानी जमा करिए, तो ये सी वाला केवल गलत होता है। अगला मच्छरदानी का प्रयोग करें, ये भी सही है मलेरिया के लिए। तो कौन कौन सा सही हो रहा है, ए वाला, बी वाला, डी वाला। तो हमारा ये बी ऑप्शन में ए, बी और डी दिया हुआ है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल निकायों में डाले जाने वाले वाहित मल के कारण मछलियां मर जाती हैं क्योंकि इसमें दुर्गंध आती है। यह मछलियों द्वारा खाए जाने वाले भोजन को विस्थापित कर देता है। अगला है यह घुलित ऑक्सीजन के लिए मछलियों के साथ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करता है। अगला है जल में CO2 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होता है, क्योंकि यह घुलित ऑक्सीजन के लिए मछलियों के लिए प्रतिस्पर्धा में जो है वृद्धि कर देता है। ये भी जो है गलत है, CO2 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो जो आप लोग पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।